भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ये पेशकश की। उन्होंने लिखा कि हमने भारत और चीन को बताया है कि अमेरिका दोनों के बीच बढ़ते सीमा विवाद में मध्यस्थता करने या फैसला करने के लिए तैयार है और इसके योग्य भी है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों को ये जानकारी दे दी गई है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत से भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में तनातनी बढ़ रही है। चीन ने यहाँ अपने तंबू लगाए तो भारत की सेना भी सामने आकर खड़ी हुई। अब खबर है कि लद्दाख में 3-4 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां स्थिति गंभीर है। हालांकि बुधवार को चीन की सरकार के रुख में नरमी आई है। लिपुलेख और काला पानी को लेकर अब नेपाल के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में आने वाले इन दोनों इलाकों पर नेपाल ने अपना हक जताते हुए इन्हें अपने नक्शे में शामिल कर नया नक्शा जारी किया था। बुधवार को नेपाली संसद में नए नक्शे को देश के संविधान से जोड़ने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन इन मौके पर सरकार ने इसे वापस ले लिया। मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर मसले को सुलझाने का सुझाव दिया था। दरअसल उत्तराखंड से लगती नेपाल की सीमा पर कुछ इलाकों को लेकर विवाद है। यहाँ बहने वाली काली नदी के एक तरफ का हिस्सा भारत जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा नेपाल में है। कई बार नदी की धारा की दिशा बदल जाने के कारण इलाकों की भौगोलिक स्थिति बदल जाती है और यही विवाद का कारण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन अस्पतालों की पहचान कर एक सूची बनाने का निर्देश दिया है जहां कोरोना वायरस के इलाज के लिए न्यूनतम कीमत या मुफ्त इलाज किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने बुधवार को निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रव्यापी कीमत से संबंधित नियमों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई अब 1 हफ्ते के बाद होगी। इस दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार के लिए पेश हुए और कहा कि देश भर के निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के इलाज का खर्च न्यूनतम होना चाहिए और धर्मार्थ ट्रस्ट इसे बिना किसी लाभ के आधार पर कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना से 105 लोगों की मौत हो गई। वहीं बुधवार को कोरोना के 2190 नए मामले भी सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1897 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 56,998 हो गई है। इसमें से 37,125 एक्टिव केस हैं और 17,918 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1044 नए केस सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के कुल 34,018 केस हो गए हैं और 1,097 लोग दम तोड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पीपी स्कैम में राज्य के स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था। बीती 20 मई को यह पूरा मामला उस समय सामने आया था जब एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही है जिसमें 5 लाख रुपए लेने की बात की जा रही है। विजिलेंस विभाग ने इस संबंध में केस दर्ज किया था। जैसे जैसे बात खुली तो इस केस में बिंदल का नाम जुड़ा और उन पर आरोपी को संरक्षण देने के आरोप लगे। अब विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है और आरोप लगाया है कि महामारी के बीच भी बीजेपी के नेता जनसेवा करने की बजाय घोटाला करने में व्यस्त हैं। देश में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक कहानियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ एक 1.5-2 साल का बच्चा अपनी माँ की चादर खींचकर उसे जगाने की कोशिश करता दिखा। पहली नजर में ये सामान्य तस्वीर लगती है, लेकिन हकीकत दिल दहला देने वाला है। इस बच्चे को नहीं मालूम कि वो जिस चादर को खींच रहा है वो उसकी माँ का कफन बन चुका है। दरअसल ये बच्चा अपनी माँ के साथ गुजरात से बिहार आया था। कुछ दिनों पहले ही उसकी माँ को उसके पिता ने छोड़ दिया था। अब वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौटी थी। उसे कटिहार जाना था, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उस महिला की अचानक मौत हो गई। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अव्यवस्था की वजह से बीते 2 दिनों में बिहार की ट्रेनों में 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना
कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन इन वायरल हो रही तस्वीरों में से कई ऐसी भी हैं जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना ही नहीं है और न ही ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया कि दिखाई जा रही अधिकतर तस्वीरें पुरानी हैं और इनमें से कई दूसरे देशों से संबंधित हैं। कृपया ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहें। वही राज्य के डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा है कि गलत तस्वीरें पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वन विभाग ने माना कि कहीं कहीं पर जंगलों में आग लगी है, पर इससे नुकसान भी हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन पूरी गंभीरता से आग को बुझाने में जुटा है। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता पेश की है। इस बार उन्होंने 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का दान दिया है। डोर्सी की तरफ से ये दान प्रोजेक्ट 100 को दिया गया है, जो कि गैर लाभकारी संस्थाओं गिव डायरेक्ट, प्रोपेल और स्टैंड फॉर चिल्ड्रन का संयुक्त अभियान है। प्रोजेक्ट 100 के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रभावित हुए 10,000 परिवारों को 1,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि प्रदान की जाएगी। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई। इनमें से 83,004 एक्टिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 64,426 हो गया है, जबकि इस बीमारी के कारण 4,337 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं दुनिया की बात करें तो बुधवार रात 11 बजे तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 57,40,311 के पार पहुंच गई है, जबकि महामारी ने 3,54,710 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अब तक पूरी दुनिया में 24,68,975 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार ने बताया कि देश में अभी तक कोविड-19 के लिए 32,42,160 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। इनमें मंगलवार को 1,16,041 सैंपल टेस्ट किए गए। सरकार के मुताबिक देश में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़कर 624 लैब की हो गई है। इनमें 435 सरकारी और 189 प्राइवेट लैब हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट बढ़कर 42.4% पर पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 2.8% है। सरकार के मुताबिक 26 मई तक देश में 930 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं। इनमें 1,58,747 आइसोलेशन बेड, 20,355 आईसीयू बेड और 69,076 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड उपलब्ध हैं। लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन की ये पुरानी आदत है। पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा कि चीन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अक्सर एलएसी पर तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करता है। वीके सिंह के मुताबिक चीन इन दिनों कोरोना को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर है, इसलिए दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो अपने देश पर खतरे का राग अलाप रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि कोरोना का फैलाने में चीन का हाथ है। पूरी दुनिया कह रही है कि चीन ने जानबूझकर किया है। आप देश का ध्यान बांट दें, और चीन ने कई बार किया ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, कई बार किया। देश में कोरोना के केस 1.5 लाख को पार कर गए हैं, लेकिन मंगलवार को सरकार ने यह कहकर अपनी पीठ थपथपाई कि भारत में डेथ रेट दुनिया में सबसे कम यानी 2.87% है। हालांकि दूसरे कई ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सरकारी दावे बेदम हैं। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक एक्टिव केसों के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि कोरोना के गंभीर मामलों में उसका स्थान दूसरा हो गया है। इन आंकड़ों पर निगाह डालिए। अमेरिका 11,44,734 एक्टिव केस, 17,158 गंभीर मामले। ब्राजील 2,11,321 एक्टिव केस, 8,318 गंभीर मामले। रूस 2,27,406 एक्टिव केस, 2,300 गंभीर मामले। तो वहीं फ्रांस 88,313 एक्टिव केस, जिनमें 1,555 गंभीर मामले। भारत की बात करें तो यहाँ 64,426 एक्टिव केस, जिनमें से 8,944 मामले गंभीर। दरअसल आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत ने सिर्फ 10 दिनों में ही 1 लाख से 1.5 लाख मरीजों तक का सफर तय कर लिया है।
मई महीने में 27 दिनों में ही भारत में 1,16,000 मरीज बढ़े हैं। आंकड़ों पर निगाह डालिए, स्थिति की भयावहता का एहसास हो जाएगा। पहला केस 30 जनवरी, 50,000 केस 90 दिन, 50,000 से 1 लाख केस 12 दिन, 1 लाख से 1.5 लाख केस 10 दिन। इसके अलावा ये भी गौर करने वाली बात ये है कि भारत में 22 मई से रोजाना 6,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देश में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 21 मई से हर दिन देश में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। जाहिर है ऐसी सरकार द्वारा अपनी पीठ थपथपाना कहां तक सही है, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की संपत्ति के वारिस का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने जयललिता की भतीजी दीपा और भतीजे दीपक को कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया है। अब इन दोनों को 900 करोड़ रुपए की संपत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जयललिता के घर को मेमोरियल बनाने के बजाय घर के एक भाग को स्मारक के रूप में बदलने और एक भाग को सीएम ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। तमिलनाडु सरकार को कोर्ट के सुझावों का उत्तर देने के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बता दें कि दीपा और दीपक ने खुद को जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। देश भर में कोरोना संकट के बीच अब असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पिछले 5 दिनों से यहाँ लगातार बारिश के कारण असम के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि गोलपारा और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 35 राहत शिविरों में पहुँचा दिया गया है। वहीं 1000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर लगी फसल जलमग्न हो गयी, जिससे किसानों का बुरा हाल है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट जिले में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, जबकि जिया भराली सोनितपुर जिले में खतरे के निशान से ऊपर थी। मंगलवार को असम सरकार ने डिप्टी कमिश्नरों को पर्याप्त राहत सामग्री और तटबंधों की मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, क्योंकि राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है। राज्य में सभी निचले स्तर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सांप को दूध पिलाते तो सुना या देखा होगा। अगर किसी किंग कोबरा को स्नान करते नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए। जिस सांप को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, उसे ये शख्स देखिए कितने मजे से स्नान करा रहा है। भीषण गर्मी के बीच भयंकर सांप के स्नान का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे IFS ऑफिसर सुशांता नंदा ने शेयर किया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 995.92 अंकों की छलांग लगाते हुए 31,605 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 286.95 अंकों की बढ़त के साथ 9,316 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग सेक्टर में देखी गई। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप के एक्सिस बैंक में $1 अरब यानी 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करने की खबर के बाद एक्सिस बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक के शेयर में 13% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। स्मार्टफोन में अपना डंका बजाने के बाद टेक कंपनी शाओमी स्मार्ट टीवी में भी अलग पहचान बना ली है। कंपनी ने 32 इंच का MI TV Pro लॉन्च किया है, जो बेजल लेस फुल स्क्रीन डिजाइन से लैस है। टीवी को स्मार्ट बनाने वाले फीचर्स की बात करें तो इसकी स्क्रीन में अल्ट्रा हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया है। साथ ही इसमें टेलीविजन बिल्ट इन Xiaomi वॉइस असिस्टेंट है। वही कंपनी ने वॉइस कंट्रोल को सपोर्ट करने के लिए 12 की ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल भी दिया है। इस नए स्मार्ट टीवी में 1 GB की रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये स्मार्ट टीवी अपनी कीमत से भी काफी हद तक लोगों को आकर्षित करता है। कंपनी ने इसकी कीमत 12,999 रुपए रखी है। कोरोना संकट के बीच मास्क पहनना अब जीवन का हिस्सा बन चुका है और इसी के साथ इसे लेकर नए फैशन भी खूब ट्रेंड कर रहे हैं। ड्रेस के हिसाब से अलग अलग कलर्स के मास्क तो पहले ही मार्केट में छाए हुए हैं, लेकिन अब फेस प्रिंट मास्क का आइडिया काफी हिट हो रहा है। फेस प्रिंट मास्क यानी जैसा आपका चेहरा हूबहू वैसा ही फेस मास्क।
मतलब मास्क लगाने के बाद आपके चेहरे का निचला हिस्सा छुपकर भी दिखता रहेगा। जी हाँ, चेन्नई की पुरासवालक्कम के एक स्टूडियो में फेस प्रिंट मास्क तैयार किए जा रहे हैं। फेस प्रिंट मास्क को तैयार करने के लिए स्टूडियो में आपकी तस्वीर खींची जाती है, जिसके बाद कंप्यूटर पर फोटो के निचले हिस्से को प्रिंटिंग के लिए प्रोसेस किया जाता है। इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि फेस मास्क का कलर बिल्कुल आपकी स्किन टोन से मैच हो। इसके बाद इसे प्रिंट कर फिर से मास्क के शेप में काट कर तैयार किया जाता है, जिसका आप ट्रायल ले सकते हैं। कोई गड़बड़ लगे तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। पुरासवालक्कम के STM स्टूडियो में ऐसे मास्क बनवाने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं।